और जब भी दिखाई देती है
कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है, कभी महामारी की। पिछली महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, तब भी मैंने इन आकृतियों को यहाँ देखा। परंतु माँ, ये आज यहाँ किस लिए आए हैं? जाने किस लिए आए हैं। माँ, तुमने वो बात नहीं बताई। अग्निमित्र आज लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने भेजा था? परंतु मैंने तुमसे कहा था ना कि अग्निमित्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं। तुम जानती हो कि मुझे विवाह नहीं करना है, फिर उसके लिए प्रयत्न क्यों करती हो? तुम समझती हो कि व्यर्थ लाभ करती हूँ? मैं देख रही हूँ तुम्हारी ही बात सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है और कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या अधिकार है हमें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। अगर वो उसे नष्ट भी कर दे तो किसी को उसकी आलोचना करने का क्या अधिकार बनता है? मैंने कब कहा मुझे अधिकार है? मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही माँ। तुम न कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी संपत्ति है, तुम पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ऐसा क्यों कहती हो माँ? तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती? मैं जानती हूँ आज तुम पर अपना अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपमान मुझसे नहीं सहा जाता। मैं जानती हूँ माँ कि अपमान होता है। तुम्हारे दुख की बात को भी मैं समझती हूँ, परंतु फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वो संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। सच कहूँ, मैं अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। और मुझे ऐसी भावना से वितृष्णा होती है, पवित्र, कोमल और अनश्वर। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हो? तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। भावना में भावना का वर्णन किया है। मैं पूछती हूँ भावना में भावना का वर्णन क्या होता है और इससे जीवन की आवश्यकता किस तरह पूरी होती है? भावना में भावना का वर्णन। जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं होती ना माँ। उसके अतिरिक्त भी तो बहुत कुछ है। होगा, मैं नहीं जानती। सच तो ये है कि ग्राम के अन्य लोगों की तरह ही तुम भी उन्हें संदेह और वितृष्णा की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ। अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है, किंतु मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। माँ तुम चल क्यों दी? माँ का जीवन भावना नहीं कर्म है। उसे घर में बहुत कुछ करना है। घमंड के आत्मा होने से हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हमें नए प्राण मिल जाएंगे। एक बाण अगर प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे शरीर पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्पति घूमेंगे, कोमल दुआ खाएंगे। खाएंगे ना? ये आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसकी ये दशा कर दी? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम प्रांतर में मैं नई आकृतियां देख रहा हूँ। संभवतः वे राज्य के कर्मचारी। हाँ, हम सो लेंगे। हाँ, हम सो लेंगे तो हमारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। और उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। हाँ, मल्लिका, घर में थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन मिलेगा। माँ ने दूध और डाकर रखा है, मैं देखती हूँ। अभी अभी ग्राम में हमने कुछ लोगों को जाते हुए देखा। मुझे तो ये सब बहुत विचित्र लगा। माँ कहती है कि जब भी वो लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे तो ये सब बहुत ज्यादा विचित्र लगा। और माँ भी आज बहुत रुष्ट है। हम पहले से सुखी हैं। हम धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छूटते बना गया। ये कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने तुझे कहा मैं वहां ले चलता हूँ जहां तेरी माँ की सी आंखें और उसका सा स्नेह मिलेगा। माँ आज बहुत रुष्ट है। संभवतः माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, वरना इस तरह भीग कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। हाँ, हम दूध पिएंगे। हाँ, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे। हम दूध अवश्य पिएंगे। दूध पियो। हाँ, ऐसे ऐसे, बहुत ऐसे ऐसे
दूध पिलाकर इसके मांस को कोमल कर देना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? ऐसी विचित्र बात है। यही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाह रहा था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आग हरीश रावत को डालना तुम्हें कभी भी संभव नहीं होगा। देख रहा हूं कि तुम इस ग्राम प्रदेश के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। संभवतः मेरी वेशभूषा इस बात का परिचय। मैं तुम्हारी वेशभूषा देख करके नहीं कह रहा हूँ। तो क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखता है? जान पड़ता है कि चोरी के अतिरिक्त सामग्री का आपको ऐसा क्या लांछन लगाते हुए लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु जो हरिण सावक तुम बाहों में लिए हो मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए ये मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो इस देवी। प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम तुम्हें इसके लिए अपराधी ना माने। तो राजपुरुषों के अधिकार का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, ये जानकर आश्चर्य हुआ। तो समझदार व्यक्ति जान पड़ते, परंतु इतना नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरिण शावक मुझे दे दो। ये हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। तुम ये सोच करके बहुत बड़ी भूल कर रहे हो कि हम तुम्हें इसे तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे भीतर ले जाकर किसी आस्तरण या किसी तल पर। इस घर के तल और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। माँ, तुम देख रही हो ना कि ये। हाँ, देख रही हूँ, तभी तो कह रही हूँ। तल और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, जानवरों के लिए नहीं। इसे मेरी बाहों में दे दो। इसके लिए मेरी बाहों का ही आस्तरण पर्याप्त होगा। मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष तब तो तुम्हें ले जाने देगा? ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि और रुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय देना तुम्हारे लिए आवश्यक होगा। संभवतः। संभवतः? ठहरो, ठहरो। उस हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उनके लिए संवेदना का। निशस्त्र होते हुए भी कालिदास तुम्हारे शस्त्रों की परवाह नहीं करेंगे। कालिदास? आपका आशय है कि जिनके लिए मैं हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? जी हाँ, पर आप कैसे जानती कि कालिदास एक कवि है? उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? हाँ, सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की, और आज उज्जैनी का शासन उन्हें राजकवि के पद से सम्मानित करना चाहता है। उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, राजकवि का आसन। मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता की। मुझे उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। माँ, माँ तुमने सुना? उन्हें राजकवि का आसन मिल रहा है। गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए, थोड़ा सा दूध से इसमें सरगरा मिला दी। तुमने सुना नहीं कि राजपुरुष ने क्या कहा? उन्हें सम्मान मिल रहा है। माँ, दूध पी लो। आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य? अरे मैं तो चाहती हूँ कि पूरे संसार का आतिथ्य आज इस घर में कर लूं। माँ, तुम्हें दूध से नहला दूं? मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। तुम कितनी निष्ठुर हो माँ। दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए आश्रम बिछा दूँ। और हाँ, मैं जैसी निष्ठुर हूँ रहने दो। नहीं माँ, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? नहीं, तुमने नहीं कहा। दूध पी लो। तुम सोच सकती हो माँ कि आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। अब उठ जाने तो मुझे बहुत काम करना है। नहीं माँ, उठो नहीं, ऐसे ही बैठी रहो। उन्हें राजकवि का आसन मिलेगा माँ। उस व्यक्ति को जिसे उसके निकट के लोगों ने कभी समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में घर के बाहर बस प्रताड़ना और लांछना मिली। अब तो तुम मानती हो ना माँ कि मेरी भावना निराधार नहीं है। मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। मेरे सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों माँ? क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक सोच ही नहीं सकती? मेरी वो अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर दिया जाता है। और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि बस दोष ही दोष देखती है। जहाँ दोष है वो अवश्य दोष देखती है। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? वह व्यक्ति आत्मसीमित है। संसार में उसे अपने सिवा किसी से मोह नहीं है। इसलिए
मैं भी चाहती हूँ कि तुम आज समझ लो। तुम कहती हो ना तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, वो भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं दे सकती माँ। परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो तुमसे विवाह क्यों नहीं करना चाहता? तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो। तुम जानती हो कि उनका जीवन परिस्थिति की कैसी विडंबना में बीता है। मातु के घर में उनकी क्या दशा रही है। उस साधनहीन अभावग्रस्त जीवन में कोई भी बात की परिकल्पना भी कैसे कर सकता है। और अब जब उसका जीवन साधारण और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, संबंधों से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है उसकी पूर्ति उससे भी बड़ा कारण बन जाता है। ये तुम्हारी नहीं, विलोम की भाषा है। मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारा उसके साथ इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं होगा और घर में एक समय की भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी, तो अपने सामने उपस्थित प्रश्नों का क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उन प्रश्नों का समाधान कर देगी? फिर कह दो ये मेरी नहीं विलोम की भाषा है। माँ, आज तक का जीवन किसी तरह बीत ही गया है, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ले रहा है तो मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। माँ, अंबिका, 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 घर में ही हो? हाँ, घर में ही हो। मैं आज पूरे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा उस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ है आर्यभट्ट? मैंने उसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि वह इस तरह कुलद्रोही बने? पर उन्हें तो सुना है कि राज्य सम्मान दे रहा है, कोई आचार्य आए हुए हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई बड़े आचार्य आए हुए हैं। पर आप कह रहे हैं कि कुलद्रोही। मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही उसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। किंतु दो रथ आए और 4 अश्वारोही उनके साथ आए हैं। मैं तुमसे कहता था ना अंबिका कि हमारे प्रपिता महके दौहित्र का एक पुत्र गुप्त वंश की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। तुम अपने भागिने की बात कर रहे थे? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम ये समझो कि एक तरह से हमारे राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान हो रहा है और वंशावंश कहते हैं मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। वे राजकीय सम्मान नहीं लेना चाहते? मेरी समझ में नहीं आता इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो। नहीं, कविता का मूल्य ही क्या है? कविता का मूल्य है आर्यमातुल, तभी तो सम्मान का भी है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में ये सम्मान कहाँ छुपता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल, वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। वे लोग उसके अनुचर हैं जो अब स्तुति करके उसे ले जाएंगे। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है और तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिने लोकनीति में भी निष्णात है। ये लोकनीति है, तब तो मैं समझता हूँ लोकनीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो चाहे सम्मान हो, उसका मन बदल भी तो सकता है और मन बदल गया तो बदल गया। तुम ये समझो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उसका सम्मान स्वीकार नहीं किया। आतुल, आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे क्या कह के आया था कि जब तक लौट कर ना हो आचार्य के पास बैठे रहना। परंतु आपने यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके, तो तुरंत आपको सूचना दे दूं। यह भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारी समझ में आया, वह नहीं आया। किंतु मातुल, किंतु क्या? मातुल मूर्ख है? तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल, नहीं, तो मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस पूरे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। कालिदास की कविता, कालिदास की कविता। न जाने इतने बड़े आचार्य को कालिदास की कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। उस व्यक्ति को
सामान्य लोक व्यवहार का तो ज्ञान है नहीं, और तुम बात कहती हो लोक नीति की। आप एक हरिण शावक को गोद में लिए घर की ओर जा रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की, कविवर्य यह समय इस रूप में घर जाने का नहीं है। उज्जैनी से कोई बड़े आचार्य आए हुए हैं। सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कहा, कविवर्य आचार्य उज्जैनी से बड़े आचार्य आए हुए हैं। वे कल ही तुम्हें उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। महाराज की ओर से तुम्हारा सम्मान होगा। सुनकर रुके और रुककर चलती हुई अंगारों की सी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से गृहीत होने के लिए नहीं हूँ। ऐसा कहा जैसे राजकीय मुद्राएं इनके ग्रह में खुली जा रही हो, और चलती मेरे सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। अब अनुनय करते हुए तुम्हारे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखो। अब एक स्त्रीक सेठ से कहकर आया था कि जब तक लौट कर ना आओ आचार्य के पास ही रहना। यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया। परंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि आचार्य। धन्यवाद कहता हूँ समाचार के लिए। बहुत अच्छा किया आपने। वहाँ अभ्यागत बैठे हैं, तुम समाचार देने यहाँ चले। अब इतना कीजिए कि वे कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर लाइए। मेरा कर्तव्य कहता है कि जैसे भी हो उसे आचार्य के सम्मुख प्रस्तुत करो। और मेरा मन करता है जहां भी देखो चूंटी से पकड़कर मातुल का किस्सा नेत्र हर समय खुला रहता है। परंतु कालिदास इस समय कहाँ है? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। आपने उन्हें देखा है? देखा है। परंतु आपने मातुल से कुछ नहीं कहा। मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय वहाँ जाए। क्यों? आप भी नहीं चाहती कि कालिदास? मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी वहाँ से जाए, इसलिए मैंने मातुल का वहाँ जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना ही नहीं चाहते। और कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए हुए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विचक्षणता है। विचक्षणता? विचक्षणता ही तो है। इसमें विचक्षणता क्या है अंबिका? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है और कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है। कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका। मुझे विश्वास है उन्हें राज के सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नहीं चाहता। मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। हाँ, केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है कि वे यह हट छोड़ दे। हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या न छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि वे इस अवसर का तिरस्कार करके बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। तो उसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है उनके हट के मूल में कहीं कहीं कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वो रेखा कहाँ है। अभी कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हुआ है। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकते हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अगर कालिदास यहाँ से ले जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी और ना ही राजकवि का आसन रिक्त रहेगा। और परंतु कालिदास जो आज जीवन भर वही रहेंगे क्या? एक साधारण से कवि। जो लोग आज तो सुहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। नहीं, उन्हें इस अवसर का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें उनके व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं रखना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। मल्लिका, हाँ, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। पीछे बाहर के व्यक्ति नहीं है अंबिका। माँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है माँ। मुझे जाना चाहिए माँ। चलिए आर्य निक्षेप। क्षमा चाहता हूँ अंबिका। भावना
समय अंधकार कर दिया है अंबिका। या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाए। विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? दीपक जला दूं? विलोम का ऐसा आश्चर्य कब से नहीं अंबिका। चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना। मल्लिका को सहा नहीं जानता हूँ अंबिका। मल्लिका बहुत बुरी है। वह लोग और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वह ये नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं। क्यों? क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि कालिदास को मेरी आंखों में अपने हृदय का सत्य झांकता हुआ दिखाई देता है। उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। मैं इस समय तुम्हारे दोस्त अलोस का विवेचन नहीं करना चाहती। देख रहा हूँ अंबिका, आज तुम बहुत दुखी हो। और तुम दुखी कब नहीं रही? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास रहा है। पहले से कई दुबली पत्नी हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं तो ये समझता हूँ उसके वहां जाने से पहले मल्लिका और उसका विवाह हो जाना चाहिए। तुमने इस संबंध में कुछ सोचा तो होगा? मैं इस संबंध में कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम मल्लिका की माँ इस विषय में कुछ सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। मैं तुमसे कह चुकी हूँ विलोम, तुम यहाँ से चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चले जाएगा और मल्लिका, जिसके कारण ग्राम प्रांतों में अपवाद का विषय बना है, यहाँ पीछे पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों? क्या सारी पीड़ा तुमने इसी वर्ष इसी दिन के लिए सही थी? दूर से देखने वाला व्यक्ति भी जान सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाए हैं कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो। और आज जबकि मल्लिका के सामने अभाव का प्रश्न है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे विलोम। मैं विरोध करती हूँ कि तुम मुझे इस समय अकेली रहने दो। मैं इस समय तुम्हारा अपने पास रहना, मैं इस सब बातें तुमसे नहीं उससे कहने के लिए आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वो कुछ क्षणों के लिए यहाँ आएगा। मैंने देखा है उसको जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते मल्लिका के साथ। मैं यही उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूँ कि तुम कब, कहाँ, क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है और उस वृत्ति ने संभवतः सारे छंदों का अभ्यास छुड़ा लिया। आज निसंदेह वो अपने छंदों के अभ्यास पर गर्व हो सकता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? दुख, बहुत दुख। एक मित्र से बिछुड़ने का दुख किसे नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे? मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? सुना है व्यक्ति वहां जाकर बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण है, रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह की विलास। अरे विलोम, ये समय और स्थान इस प्रकार की बातों का नहीं है। मैं आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं देख रहा हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं तो अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से बैठ नहीं हुई थी। लोगों का कुछ भी करना अप्रत्याशित बात नहीं है। हाँ, कहीं कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमसे छिपा हो। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के निकट पड़ते हैं। क्या मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव है कि फिर कभी बात करने का अवसर ही प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। मेरा अभिप्राय यह है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। अरे विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता शब्द नहीं समझती। अनर्गलता? इसमें अनर्गलता क्या है? मैं तो एक बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों बिगा? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती।
और ना ही जानना चाहती हूँ। ठहरो अंबिका, आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास और मल्लिका के संबंध में बहुत कुछ कहा जा रहा है। आने दो, आप क्या उसे दृष्टि में रखते हुए यह संभव नहीं कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है? या कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूँ बाध्य है, परंतु संभव है कि कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घरों में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनाधिकार प्रवेश? मैं? क्यों बेटा? तुम्हें कालिदास की यह बात कहां तक संगत प्रतीत होती है कि मैं भी लोगों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूं? मैं कह चुकी हूँ, मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है। बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी बात कहां तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है? चलो ग्राम प्रांतर से पूछ में। अच्छा, तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न कुछ ऐसा। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं है। निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? एक साधारण व्यक्ति को मोह हो सकता है, परंतु तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं तो केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, क्या उसे दृष्टि में रखते हुए ये समय स्थान इस प्रकार की बातों का नहीं है। मैं आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। आप चले जाएं। यह आवश्यकता की मेरे कभी अनुभव करने की आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। कालिदास से भी करना चाहता हूँ। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु कालिदास को तुमसे अधिक मैं जानता हूँ। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा मुझसे अधिक और कौन जान सकता है? अनचाहा अतिथि संभव तो फिर कभी आ लौटे, तब के लिए भी क्षमा। एक बार फिर सोचो मल्लिका, प्रश्न मेरा राज्याश्रय और सम्मान स्वीकार करने का नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने खड़ा है। और वो प्रश्न मैं हूं ना, यहाँ बैठो। तुम मुझे जानते हो ना? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंदर को एक रिक्तता छालेगी। बाहर भी संभवतः सब कुछ बहुत सुना लगे, परंतु फिर भी मैं अपने आप से छल नहीं कर रही हूँ। मैं इतने से कहती हूँ, तुम्हें जानना चाहिए। चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सको। मेरी आंखें इसलिए गीली है क्योंकि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। यहाँ ग्राम प्रांतर से जाकर भी तुम यहाँ से दूर नहीं होगे। यहाँ के लोग तुम्हें समझते नहीं, वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। विश्वास करते हो ना? करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ? जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेरे तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कह रही हूँ कि जाओ। तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम, ये मेघ, ये आकाश, ये सब है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँ। ये क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? इस भूमि से जो कुछ तुम ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। नई भूमि सुखा भी तो सकती है। कोई भूमि ऐसी नहीं होती जिसके अंदर में कोमलता न हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। फिर भी उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं होंगी
उनको कैसे पूरा करूंगा? ये क्यों आवश्यक है कि तुम उन अपेक्षाओं की पूर्ति करो? तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। फिर भी मन में नई नई आशंकाएं उठती, मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मेरी ओर देखो, क्या अपने उत्साह का अनुभव नहीं होता? विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर यहाँ से दूर नहीं होगे। यहाँ के मेघ, यहाँ के हरे दिन सबको तुम अपने साथ लेके जाओगे, और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी तो पर्वत शिखर पर जाया करूंगी और उड़ते आते मेघों से गिर जाया करूंगी। लगता है फिर वर्षा हो, क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका है। हाँ, देखना मैं तुम्हारे पीछे यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ। बहुत घूमूंगी और हर संध्या तक कमर के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाऊंगी। विदा तुम्हें नहीं हुई, तुम जा रहे हो, बस प्रार्थना करूंगी तुम्हारा पद प्रशस्त हो। स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम करो। नहीं माँ, मुझे यही रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। माँ, वो देखो कितने घने मेघ छाए। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर चले जाएंगे माँ, कल ये मेघ उज्जैनी की ओर चले जाएंगे। मैं रो नहीं रही माँ, मेरी आंखों से जो बरस रहा है ना माँ, वो दुख नहीं है, वो सुख है माँ, सुख है। का स्वास्थ्य वैसे ही ज्वर आता है अभी।
लगता तो नहीं है। 2 वर्ष तक निरंतर एक सजोर वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। औषधियां भी तो ठीक से नहीं लेती। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है। दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूं एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिला। क्यों? कई बातें करना चाहता हूं। कई बार लगता है दोष मेरा ही है। किस बात का? बात तुम जानती हो मल्लिका। मैंने आशा नहीं करी थी कि कालिदास उज्जैनी जाकर इस तरह वहीं तो हो जाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहां जाकर इतना व्यस्त हुए। यहाँ तो उन्होंने बस उपसंहार की रचना की। वहां उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की थी। 2 वर्ष पहले उज्जैनी से जो व्यवसाय आए थे, उन्होंने मेघदूत और कुमार संभव की प्रतियां मुझे ला दी। कह रहे थे कि एक और काव्य है जिसकी बड़ी चर्चा है, परंतु उसकी प्रतियां मुझे नहीं मिल पाई। यूं तो सुना है तुमने कुछ नाटकों की भी रचना कही है जो उज्जैनी के रंगशालाओं में खेले गए। फिर भी क्या? तुझे कहते हुए दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनने की। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई अपवाद जुड़ते हैं। मैं वो आज की बात नहीं कर रहा हूं मल्लिका। मैंने आशा नहीं करती कि वे इस तरह वहां रहकर वहीं के हो जाएंगे। इसमें बुरा क्या है? बुरा वाली बात नहीं है। यहाँ रहकर उनका जो आग्रह था कि जीवन में विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने इतना भी नहीं सोचा उसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने। उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेकानेक साधारण व्यक्तियों में से वे असाधारण है। उन्हें अपने जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदूता बहुत विदुषी है। हाँ सुना है। कई शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखे तो कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर गलानी होती है। इसके विपरीत मुझे अपने से गिलानी होती है कि ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी तो बन सकती थी। अगर आपके कहने पे मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो आज कितनी बड़ी क्षति पहुंचती। इसी बात का तो दुख है। मेरे कहने पर तुम ऐसा नहीं करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप यह ना होता। मेरे जीवन में क्या बदलाव आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वो स्वस्थ रहती है और मैं काम कर रही हूँ। बाहर से तो इतना ही अंतर दिखता है। केवल इतना ही अंतर है आर निक्षेप। माँ को औषधियाँ दे दो। तुम्हें ठंड लग रही हो तो किवाड़ बंद कर दो। लगता है आज बाहर से कुछ लोग आए हैं। कौन लोग? संभवतः राजा के कर्मचारी हैं। 2 आकृतियां मैंने जाते देखी हैं, जैसे तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। वैसी आकृतियाँ? जानते हो माँ इस संबंध में कैसे क्या कहती है कि जब भी वो लोग आए तो कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है, कभी युद्ध कभी महामारी। परंतु पिछले वर्ष तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ था? क्या हुआ? और जो हुआ वो अच्छा ही तो था। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि मेरे बस घंटों नहीं सूखते। सहसा उत्तेजित क्यों हो गया निक्षेप? मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। तो क्या हो गया? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? अरे मल्लिका वो बहुत परिचित आकृति है। परिचित आकृति?
मुझे विश्वास है वो स्वयं कालिदास हैं। कालिदास? परंतु ये कैसे संभव हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है इस राजस्व वेशभूषा में, और उन्हें कोई पहचान न पाए, लेकिन निक्षेप की आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं भी जाकर देखता हूँ, अवश्य राज्य के कर्मचारी उन्हीं के साथ आए होंगे। वो आए हैं और पर्वत शिखर की ओर चले गए। ठीक है नो क्या घर तुम्हारा है? जी हाँ, आप मेरे घर में आए हैं। विशेष रूप से हम किसी के घर नहीं आए, समझ लो यूं ही आए हैं ग्राम प्रदेश में घूमते घूमते। हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं और यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती हैं। पहले मैं परिचय दे दूं। यह रंगिणी उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य सीखती है और नाटक लिखने में इनकी रुचि है। और ये है संगिनी, उसी केंद्र में मेरा वादन सीखती है और नई गीत भी लिखती है। तुमने अपना परिचय नहीं दिया? मेरा परिचय कुछ नहीं, आप बैठ जाएं। हम यहाँ बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आए हैं। वैसे इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? किस स्थान को? इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। और तुम लोग क्या कहते हो? प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ? और इसे क्या कहते हैं? कुंभ। कुंभ? प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। यहाँ पे कुछ स्थानीय शब्द नहीं है? स्थानीय शब्द? हाँ, आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि ने लिखा है, कुछ लोग यत्वा को यरवा कहते हैं और तत्वा को तरवा। यरवाण स्तरवाण दिस्यो भू। मुझे इतना ज्ञान नहीं है। देखो, हम केवल यहाँ के लोगों और उनके जीवन के संबंध में जानना चाहते हैं। तुम्हारे घर और वस्तु तो लगभग हमारे जैसे हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? हमारे जीवन की विशेषता मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर रूप में बहुत साधारण है। मैं नहीं मानती। जिस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया, उस प्रदेश की तो हर एक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। मैं समझाती हूँ। बात यह है, कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही है, परंतु हम यहाँ घूमकर हमें ऐसा लगता है यहाँ ऐसी सामग्री कुछ है ही नहीं। अच्छा, यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। वनस्पति? कैसे वनस्पति? कैसे वनस्पति? जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, भास्वन्ति रत्नानि महोषधीश्च। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा कहने का अभिप्राय है कालिदास ने जो लिखा है वो झूठ है? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है कि रहने दे संगिनी, क्या यहाँ के विषय में कुछ विशेष नहीं जानती है? अच्छा, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना। चल रंगनी, चल संगनी। आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आई। सोचती थी कि तुम लौट कर आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा और वैसे ही एक बार फिर मैं वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो देखो, मैंने तुम्हारी सारी रचनाएं पढ़ी हैं। उज्जैनी के व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं बनवाई। सोचती थी कि तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से गंगा दुनिया बजेगी और मैं अपनी पीठ तुम्हारे हाथों रखूंगी। कहूंगी कि मैंने तुम्हारे लिए
अपने हाथों से बनाए हुए पृष्ठ रखे हैं, उसमें तुम अपनी रचना करना। जब भी तुम लिखोगे तो मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। परंतु आज तो वातावरण ही कुछ और है और मैं नहीं समझ पा रही कि तुम भी वही हो या फिर विश्वास है मैं देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। कहिए। मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। माधु, ये कौन है? ऋतुसंहार, मेघदूत, मेघदूत कुमार संभव, रघुवंश के प्रणेता कनिंद, वाल्मीकि विश्रांत आचार्य, कश्मीर के भावी शासक, देव मातृगुप्त की राजमहसी, परम सुंदरी, परम विदुषी, गुप्त वंशोद्भूता आपके दर्शन के लिए आना चाहती हैं। ऋतुसंहार, मेघदूत आदि के प्रणेता कवि कालिदास हैं और आप कह रहे हैं कि वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उनका ही नया नाम है। वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलना चाहती है। मुझे विश्वास है इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने ग्रह वेश के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन अवश्य चाहेंगी। इसे आपका आदेश समझते हुए हम अभी अपने हाथों से संकल्प किए देते हैं। मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। आसन द्वार के निकट होगा, देवी द्वार से प्रवेश करेगी, आसन द्वार के निकट। उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटाना पड़ेगा। नहीं, मैं समझता हूँ इसको इसकी वर्तमान स्थिति से 5 अंगुल उत्तर की ओर कर देते हैं। कवाट से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय होने के कारण आसन को यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है। यही रहने दिया जाए। और ये कुंभ मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और एक कुंभ इस कोने में होना चाहिए। अब मैं समझता हूँ प्रकोष्ठ में कुंभ होना ही नहीं चाहिए। क्यों का कोई उत्तर नहीं। फिर भी मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तुम मत हो। मैं सोचता हूँ कुंभ को यही रहने दिया जाए। कुंभ को भी यही रहने दिया जाए। हाँ। अनुसार ये वस्त्र हाँ वस्त्र है। वस्त्रों को हाथ मत लगा। क्यों? वस्त्र अभी गीले हैं, इसीलिए इन्हें यही रहने दिया जाए। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं है। संदिग्ध विषय है। शास्त्रीय प्रमाण है। हाँ, ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है। ऐसा प्रमाण है, तुम्हें मालूम है? हाँ? फिर मुझे याद तो नहीं है। तो वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए। यही रहने दिया जाए। मैं समझता हूँ इस चूल्हे को यहाँ से हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा कि आसपास के सारे बर्तनों को भी हटाना पड़ेगा। इससे बड़ा समय लगेगा। है, और समय के साथ साथ धैर्य भी रखना पड़ेगा। धैर्य के साथ साथ परिश्रम भी करना पड़ेगा। अब मैं समझता हूँ इन झूठे भाजनों पर हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं। सही बात, मैं भी यही समझ
समझता हूँ। तो इस बात पर हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को यहाँ से नहीं हटाया जाए। अब जरा देखो, कुछ और तो शेष नहीं रह गया। मेरे अनुसार कुछ भी शेष नहीं रहा। हैं? एक बात, अरे ये चौकी यहाँ पड़ी है, मैं चाहता हूँ कि इसे यहाँ से हटा दिया जाए। इस बात से मैं तुमसे सहमत हूँ। तो इस बात से हम दोनों सहमत हैं कि चौकी को यहाँ से हटाया जाए। तो हटा दो। हाँ, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो क्या हटा दो? तुम हटा दो। तुम हटा दो। क्यों? क्योंकि कोई उत्तर नहीं। अरे मैंने पहले तुमसे कहा था। पर चौकी पहले देखी तुमने थी। तो हटा दो। तो हटा दो। तो रहने दो। चलो रहने दो। अब एक दृष्टि और डाल लेते हैं, चारों ओर कुछ है तो नहीं। एक दृष्टि और डाल देते हैं। अधिकारी भाई, यहाँ तुम्हारा काम पूर्ण हो गया। क्यों अनुसार हो गया। क्यों अनुनासिक हो गया? हाँ, हो गया है, परंतु एक दृष्टि डालनी बाकी रह गई है। हाँ, एक दृष्टि डालनी बाकी रह गई है। तो अब कृपा करके उस दृष्टि को रहने दीजिए। देवी प्रियंगु मंजरी बाहर आ चुकी है। देवी प्रियंगु मंजरी बाहर आ चुकी है। चलो। आओ देवी, आओ, आओ देवी। वह इस प्रदेश की सबसे विनीत, सबसे सुशील और सबसे खुली बारी लगी है। मलिका, मलिका, आओ मलिका, आओ, आओ। मैं तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। देवी कब से आई है, तुम्हारे ही बारे में पूछ रही है। देवी, ये है हमारी मलिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। मलिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? अरे बहादुर, अब आप जाकर विश्राम करें। मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। आपके लिए आसन? उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी। आप असुविधा को असुविधा न समझे, वो दूसरी बात है। वास्तव में कुलीनता कहते ही इसी को है। बड़े कुल की विशेषता होती है कि आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मुझे थकाया आपने? आपके कारण मैं थकूंगा? आप मुझे दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर में जाने को कहते रहे तो भी नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्मश्लाघा नहीं करता हूँ, किंतु हमारे वंश में प्रतिभा के साथ साथ शरीर शक्ति भी बहुत अधिक है। मैं कहता हूँ, मैं 10-10 योजन पशुओं के पीछे दिन भर में घुमा हूँ तो भी नहीं थका। और मैं मानता हूँ कि अगर संसार में सबसे जटिल कार्य कोई है तो पशुपालन का। एक भी पशु पथ से भटक जाए तो देखिए, आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे। जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मैं अब पशुओं को देखता, गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख मैंने तो अपने पशु वर्षों पहले बेच दिए। कहूँ उसमें भी मुझे लाभ ही हुआ, क्योंकि सच हो, वैसे ही हो जैसी मैंने कल्पना की। क्योंकि अच्छा, मुझे अनुमति दीजिए। घर में बहुत कुछ बिखरा पड़ा हुआ है और भी कई सारी व्यवस्थाएं करनी है। अनुचर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे अनुमति दीजिए। मलिका, देवी को बैठने के लिए तो कह दो। नहीं, ये ऐसी ही खड़ी रह जाएंगी। अच्छा, मुझे अनुमति दीजिए। अगर कोई कार्य हो तो कहलवा दीजिएगा। आप चले, यहाँ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, मुझे भला चिंता करने की क्या आवश्यकता? चिंता करने के लिए अंबिका है, मलिका है। फिर भी कोई कार्य हो तो कहलवा दीजिएगा।
इस घर की और तुम्हारी चल सकी। जिन दिनों में एक दूत लिख रहे थे, प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया। अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। मैं समझ नहीं पा रही कि आपका आतिथ्य किस प्रकार करूं। आप बैठ जाएं, मैं आपके लिए आतिथ्य की बात मैं तुम्हारे अतिथि के रूप में नहीं आई। संभव था वे ना भी आते, परंतु विशेष आग्रह के साथ उन्हें मैं यहाँ ले आई। मैं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। चाहती थी यहाँ का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाऊं। इस प्रदेश का वातावरण, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती। कितनी निर्मल की सुंदरता। यहाँ आकर मुझे तुमसे स्पर्धा हो रही है। हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ क्षण इस भूमि में गुजारें। यहाँ आपको असुविधा हो, परंतु इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। नई आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का भी समय पर्याप्त है, परंतु इतना खास कहा। कश्मीर की राजनीति इतनी अनिश्चित है कि वहां से एक एक दिन भी दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। साहित्य राजनीति नहीं, इसमें एक एक क्षण का महत्व होता है। साहित्य की दूरी में बने रहने के लिए जीवन को मनुष्य को बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। बैठ जाओ। मैं दूसरा आसन ले लूं। लगता है ग्राम प्रदेश में रहते हुए भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? कालिदास की। आप भी मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। उनकी रचनाएं भी यहाँ मिल जाती हैं। उज्जैनी से जो व्यवसायी आते हैं, मैंने ये रचनाएं उनसे प्राप्त की। मैं जान सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम उनके बचपन की संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे भी जब तक यहाँ की चर्चा करते हुए आत्मविस्मित हो जाते हैं। इसलिए राजनीतिक कार्यों से उनका मन उभरने लगता है। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए कई प्रयास करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं, इसमें एक एक क्षण का महत्व होता है। राजनीतिक दूरी में बने रहने के लिए मनुष्य को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण। अब वे दूसरे चरण में आ पहुंचे। इसमें बहुत परिश्रम पड़ता है। तुम ऐसा नहीं समझती? मुझे राजनीतिक जीवन का ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही। बैठी रहो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस प्रदेश का कुछ वातावरण अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। और इसलिए क्यों नहीं अब भवन बोलना? इससे कई बार बहुत छुट्टी होती है। जिसमें समय भी जाता है और शक्ति भी। मैं चाहती हूँ उनका ये समय इस तरह नष्ट न हो। मैं यहाँ कुछ अपने साथ ले जाऊंगी। कुछ क्षण छोड़ जाएंगे जिनका आप अपने घर में पालन करें। यहाँ से कुछ औषधियाँ ले जाई जाएंगी जिनका निराशय और आसपास के अन्य प्रदेशों में लगवा देते हैं। यहाँ के जो पड़ेगा तो भी हमारे साथ नहीं चलती। मैं हाँ, इसमें बाधा कहाँ है? यहाँ तो तुम किसी ऐसे सूत्र से नहीं बदली होगी। मेरी माँ यहाँ है। क्यों कोई बाधा नहीं? उनके भी साथ रहने का प्रबंध कर सकता है। हमारे संबंधी घर का कोई संस्कार करके रहेंगे और तुम वहाँ मेरे संगिनी के रूप में रहोगी। क्षमा कीजिएगा, मैं स्वयं को ऐसे अधिकार की अधिकारिणी नहीं समझती। परंतु मैं तुम्हें इसके लिए अधिकारी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज्य के दो कुशल अधिकारी यहाँ आए। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। क्या तुमने उन्हें देखा है? देखा है। उनमें से जिसे भी तुम अपने योग्य समझो, उसके साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। देवी, संभवतः तुम किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज्य में वे दो ही नहीं, अन्य और भी इस अधिकारी। विषय की चर्चा छोड़ दीजिए देवी। क्यों? तुम्हारे मन में यह कल्पना नहीं होती कि तुम्हारा भी अपना घर परिवार हो?
माँ, इसके मन में यह कल्पना नहीं है, क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए जीवन में तुम उठ क्यों आई माँ? तुम स्वस्थ नहीं हो माँ, चलो लेटे रहो, चलो माँ। मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन माँ वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गया। मेरे लिए यह घर नहीं, एक काल कोठरी है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ। और तुम चाहती हो मैं किसी आने वाले से बात भी ना करूँ। परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। नहीं था रात मधु, मेरे हाथ चलते तो मैं प्रतिदिन इसे लीपती बुहारती थी। यहाँ की प्रत्येक वस्तु ऐसी गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी भी यहाँ गिरी टूटी बिखरी पड़ी रहती है। घर की स्थिति अच्छी नहीं, मलिका हमारे साथ रहती तो समस्या यूं ही सुलझ जाती। फिर भी कुछ करना चाहूंगी। इस घर को तुड़वाकर इसके स्थान नहीं, ऐसा आदेश मत दीजिए। इस घर को तुड़वाने का आदेश मत दीजिए। मैं तुम्हारी सुविधा के लिए कह रही थी। अगर इसमें तुम्हें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजू। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि हम जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं। पंक्तियां पढ़ो। इन्हीं में मैं कहती थी उसके अंदर की कोमलता साकार हो उठी है। आज उस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। आज वो तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? घर की भित्तियों का परिसंस्कार होगा और तुम उनके यहाँ एक परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए? राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, इसके लिए कोई और कैसे उत्तरदायी हो सकता है? परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वह उस किसी के इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई हो। राज्य की स्तपति से घर की भित्तियों का परिसंस्कार होगा। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है और उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या अवसर हो सकता था? परंतु माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ इस तरह चुप क्यों हो पिता? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगधूली जब घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है? यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे चूत जीवन में कहाँ समा सकता था? चलो, आज मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में अपने इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी कि राज्य के स्तपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। गांव के लोग आज बहुत व्यस्त हैं। उन्हें बाहर से आए लोगों का आतिथ्य करना है। बाहर से आए अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक को बटोरना चाहते हैं।
यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे। ये और बात है कि पहले किसी ने इनका मूल्य नहीं समझा। तो तुम भी पटोर क्यों नहीं लेती? संभव है फिर यहाँ कोई पत्थर शेष न रहे और तुम्हारी भावना के लिए कोई आधार ही न रह जाए। बैठ जाओ। आज ग्राम में चारों ओर बहुत उत्सव है। यह दिन इस प्रदेश के लिए बहुत उत्सव का दिन है। आज लोग यहाँ अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे, वे बाहर से आए अतिथियों के लिए कई प्रकार की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हरिण सावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर दिए जा रहे हैं। ये सच नहीं। सच नहीं है। इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है। उस आदेश का कोई और अर्थ हो सकता है। और क्या अर्थ हो सकता है? क्या राजकन्या हरिण सावकों से खेला करेंगी? क्या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगी? यह भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार यहाँ की हर एक वस्तु की अनुकृति बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं रहेगा जिसकी वे अनुकृति नहीं बनाएंगे। इसका भी कोई दूसरा अर्थ होगा। मैं कब कहता हूँ दूसरा अर्थ नहीं? अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर एक वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और यही विचित्र नहीं, वहां भी विचित्र रूप देख लेते हैं। मैंने एक कलाकार को यहाँ की धूप में अपनी प्रति छाया बनाते देखा है। यहाँ की धूप में उसे अपनी छाया अवश्य और सी लगती होगी। वो कौन राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी? मैं चाहती हूँ मैं ही वो राक्षसी होती तो आज। माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो। तुमसे कहा है ना बात मत करो। आरे मिलो, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं, उन्हें विश्राम करने दीजिए। हाँ, अंबिका को तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का कोलाहल और उत्सव अंबिका के मन को और अशांत करेगा। परंतु मैं तो सूचना देने आया था। आश्चर्य है, कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है अंबिका अभी जीवित है। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ सकता, और विशेष रूप से वह जिसे कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका? आरे मिलो, मैं आपसे कह चुकी हूँ ना कि इस समय माँ को विश्राम करने दें। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है? मैं तो समझता हूँ उसका कोई दूसरा कारण है। स्वयं अंबिका जानती है कि किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें हैं जो अंबिका के मन में रहती है मैं स्पष्ट कह देता हूँ। तुम्हें मेरा यहाँ होना अखर रहा है मैं जानता हूँ, परंतु मैं यहाँ कुछ देर ही और रहूंगा। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। आशा कर रहा हूँ कि कुछ क्षणों के लिए वो यहाँ रुकेगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। उस स्थिति में आपका यहाँ रहना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। आप उनसे मिलना चाहे तो इसके लिए यही एक स्थान शेष नहीं है। परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे और आज भी यहीं पर। वर्षों से उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। मैं आपसे कह रही हूँ इस समय यहाँ रहने का हक मत कीजिए। यहाँ से चले जाए, ये मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं चाहती आप यहाँ रहे। अरे माँ इसे कहो ना कि यहाँ से चली जाए। तुम स्वस्थ नहीं रहती माँ। मैं नहीं चाहती यहाँ कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी स्थिति हो जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। आरे मिलो, मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ से चले जाए। आरे मिलो। चला जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ रहने से कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाए, परंतु मैं जान सकता हूँ मेरे यहाँ रहने से कौन सी अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्यों? मैं जानती थी, आज से नहीं तब से जानती थी। वो आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। प्रसन्नता है कि मैं उसके विषय में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी और अपनी मित्रता पर भी मुझे भरोसा था।
परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभव है कि वह मित्रता एक ओर से ही थी। उसने कभी हमें अपने मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है। अरे बिलो, मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ से चली जाए, नहीं तो वास्तव में यहाँ कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा? तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। जहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करना। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है। हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है, आप चले जाएं। अच्छा, ऐसा? यदि मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। मल्लिका, अब भी रोती हो उस व्यक्ति के लिए जिसने उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, उनके संबंध में कुछ मत कहो। संबंध में कुछ मत कहो। कौन है? मल्लिका, मैं हूँ माधुर। देखो ना, वर्षा ने मेरी क्या दुर्गति कर दी है। आप उस वर्षों में वर्षा से बचने के लिए मुझे तुम्हारे घर के सिवाय कोई शरण नहीं थी। सोचा जो भी हो तुम आज भी मातुल के लिए वही मलिका हो। पर यह आषाढ़ की वर्षा मेरे लिए काल ही साबित हो रही थी। जब तक दो पैर पे चल लेता था कभी भी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की। परंतु अब स्थिति यह है कि बैसाखी आगे रखता हूं तो पैर पीछे फिसल जाता है, पैर आगे रखता हूं तो बैसाखी पीछे फिसल जाती है। खड़े रहने में असुविधा हो। यह जानता तो राज प्रासाद में कभी नहीं जाता, जहां रहकर पांव तोड़ आया हूं। अब घर के रहते भी बेघर हो गया, न बाहर रहते बनता न अंदर। जिन श्वेत शिलाखंडों को देखते हुए मुझे राज प्रासाद का स्मरण हो जाता, जहां रहकर पांव तोड़ आया हूं। बैठ जाइए, आपको खड़े रहने में असुविधा हो रही हो। कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा राज प्रासाद में रहने से कष्टकर स्थिति दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। आगे देखो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहूं तो मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया कि प्रतिहारी मेरे आगे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के आगे चल रहा हूं। इससे भी कष्टकर स्थिति यह है कि जिन व्यक्तियों को देखकर मन से मुझे प्रणाम करने का मन करता था वे मेरे आगे सर झुका देते थे। मेरे आगे बताओ मातुल में ऐसा क्या है जो कोई भी उसको प्रणाम करे, उसकी वंदना करे? बस मातुल को क्या, मातुल के शरीर से उतरे हुए कप वस्त्रों की वंदना करने के लिए भी लोग प्रस्तुत थे। मैं बार बार अपने शरीर को छूता, देखता कि यह शरीर हाड़ मांस का ही है या श्वेत शिलाखंडों का बन गया है, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं के होते हैं। यहाँ आकर
सबसे बड़ा सुख यह है कि यहाँ न कोई मुझे झुककर प्रणाम करता है और न ही मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहारी आगे चल रहे हैं। बस ये आषाढ़ की वर्षा मेरे लिए काल हो रही है। वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूं? तुमने घर की क्या स्थिति कर रखी है? घर की कोई व्यवस्था ही नहीं। मलिका के होते हुए कभी भी यह अव्यवस्था नहीं देखी। यह तो ठीक है, देवी प्रियंगु मंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी जो तुमने वापस लौटा दी। मुझे उनकी आवश्यकता ही नहीं थी। और इस घर के परिसंस्कार के लिए उन्होंने स्थपतियों से कहा था। मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। आग जला दूं? नहीं, वर्षा थम रही है। हल्की हल्की बूंदें, किसी तरह घिसटते घिसटते घर पहुंच जाऊंगा, वहीं वस्त्र सुखा लूंगा। कहीं फिर धारासार बरसने लगे तो? तुमने कश्मीर का कोई समाचार सुना? मैं दिन भर अपने घर में रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मैं नहीं सुना, परंतु विश्वास नहीं होता है। होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है कि ये न हो, उतना ही संभव हो कि ऐसा ही हो, और यह भी संभव है जो हो वो न हो। परंतु समाचार क्या है? समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया। वहां के लोगों का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया और अब वो पुनः उज्जैनी चला गया? नहीं, वो उज्जैनी देगा। वहां के लोगों का कहना है कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया। मुझे विश्वास नहीं होता है। उसका राजधानी में इतना मान है। यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे राजधानी लौट जाना चाहिए था, परंतु संभव भी नहीं। मैं समझता हूं, जितना मैं समझ पाता हूं, सत्य सदा उसके विपरीत होता है। जब मैं उस सत्य तक पहुंचने का प्रयास करता हूं तो सत्य उस विपरीत के भी विपरीत हो जाता। अतः मैं जो समझता हूं वो सर्वदा झूठ होता है। इसलिए अब तुम निष्कर्ष निकालो कि कालिदास ने संन्यास ले लिया या नहीं लिया। मेरा मंत्र कहता है उसने संन्यास नहीं लिया। तब तो सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया। नहीं, ये सत्य नहीं है। मेरा हृदय ये सत्य स्वीकार नहीं करता। मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं जो कुछ कहता हूँ वह कभी सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कुछ कहता ही। वह काशी चला गया तो झूठ, नहीं गया तो भी झूठ। यह तो ठीक है ना? नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इस दिन के लिए तुमसे यहाँ से जाने को नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया तो मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में ना बनी रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे, मैं समझती रही मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धियां हैं और आज मेरे जीवन को तुम इस तरह निरर्थक कर दोगे। जानते हो कि जीवन के ये वर्ष मैंने कैसे व्यतीत किए हैं। तुम तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं अब तटस्थ नहीं हो सकती। तुम जानते हो मैंने क्या क्या देखा है, मैं क्या से क्या हो चुकी हूँ। इस चीज को देखते हो, इसे पहचान सकते हो। ये मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर मैं इसकी देखभाल करती हूँ।
किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है। खुदा, अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं, एक विशेषण हूँ। विशेषण। तुम्हारा बहुत ज्यादा निवारण होगी से वास्तव में ठीक होता है। परंतु क्या तुमने तुम्हारा नाम ऐसा रूप देखा है? क्या आज तुम मुझे पहचान सकते हो? मुझे? जानते हो मैं आज भी बड़ा शिखर पर जाती हूँ। आज भी मेघों को देखती हूँ। आज भी मेघों की ममता गाती हूँ। मैंने अपने भाव की कोश को कभी एक नहीं होने दिया। परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो अनुमान? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। कोई अनुमान नहीं लगा सकता। पर मैंने ये सब सुन लिया, क्योंकि मैं समझती थी ना कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं खुद को खुद में न देखती तुम में देखूंगी। और आज ये सुन रही हूँ कि तुम संन्यास ले रहे हो, जीवन से तटस्थ हो चुके हो, उदासीन हो चुके हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे, इस तरह? वही आषाढ़ का दिन है, ऐसे ही मेघ है, वैसे ही वर्षा हो रही है। मैं भी उसी घर में हूँ, वैसे ही हूँ, सब वैसा है। परंतु संभवतः पहचानती नहीं और ना पहचानना ही स्वाभाविक, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं जिसे तुम सदा से पहचानती रही। दूसरा व्यक्ति। सच कहूं तो मैं वह व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं जानती। तुम ऐसी जरूरत क्यों खड़ी? मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हो और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ मैं ही हूँ। देख रहा हूँ कि तुम भी वो नहीं। सब कुछ कितना बदल गया। असंभव है, परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये एक स्वप्न नहीं है। नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ कई दिनों की यात्रा करके एक बार यहाँ लौटा हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख सकता। बहुत थक गए हो और भीग भी चुके हो। मेरे पास तुम्हारे लिए सूखे वस्त्र मेरे भीगने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह से भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। बहुत दिनों बाद भीगा हुआ भी सूखना नहीं चाहिए। चलते चलते थक गया था, कई दिनों तक ज्वर आता रहा, लेकिन इस वर्षा ने जैसे सारा ज्वर ही मिटा दिया। वर्षा ने सारी थकान मिटा दी। सच में पहचाने नहीं जाते। तुम भी कहाँ पहचानी जाती हो? ये घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, जो का त्यों यथास्थान। पर यथास्थान तो कुछ भी नहीं। तुमने सब कुछ बदल के रख दिया। मैंने नहीं बदला। जानता हूं तुमने नहीं बदला, परंतु मैंने कभी नहीं सोचा था ये घर कभी मुझे अपरिचित लग सकता। यहाँ की एक एक वस्तु का स्थान विन्यास एकदम निश्चित था। उषा, दीपक, गेरू की आकृति तुम्हारी यहाँ से जाते समय तुम्हारी आंखों का जो रूप मैंने देखा था, वो आज तक मेरी स्मृति बन गई। अब तो आपको विश्वास दिलाता रहूं कि जब भी लौट कर रहूंगा सब कुछ वैसा ही होगा। थक गए, बैठ जाओ। आपको से लगता है कि तुम अभी स्वस्थ नहीं हो। बहुत दिन इधर उधर भटक कर गया। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से यहाँ आया।
आज मातुल से पता चला कि तुमने संन्यास ले लिया। हाँ, क्योंकि सम्मान और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सबसे मुक्त हूं जो मुझे वर्षों से कसता रहा है। काश्मीर में लोगों को लगता है मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं सिर्फ मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं ताकि कालिदास के कलेवर को पुनः जी सकूं। एक आकर्षण मुझे सदा उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहां से भागा। चाहता था सब कुछ वैसा ही, सब कुछ वैसा ही, और मैं आशा करता हूं और विश्वास दिलाता रहा हूं कि सब कुछ वैसा ही। द्वार बंद रहने दो, वो जो है वो चला जाएगा। देख तो लो। अरे कहा ना, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम बात करते रहो। कौन था ये? कहा ना, वर्षा का दिन है, किसी को भी आश्रय की आवश्यकता हो सकती है। पर मुझे इसका स्वर बड़ा परिचित सा लगा। तुम थक गए, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वर से परिचित हूँ। नहीं, तुम बात करते रहो। ऐसा लगा जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह ये भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ है। तुम बहुत थक गए हो। मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मलिक, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह था कि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं। मैं नहीं जानता था अभाव और प्रसन्नता का जीवन व्यतीत करने के बाद संपन्नता और प्रभुता में जाकर के कैसा अनुभव करूं। मन में यह आशंका थी कि वो वातावरण मुझे छा ले और मेरे जीवन की दिशा को बदल दे, और मेरी यह आशंका निराधार नहीं। तुम्हें आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें बड़ा स्वाभाविक लगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं हुआ। भावपूर्ण जीवन की एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया थी। संभवतः इनमें उन सभी लोगों से प्रतिशोध लेने की भावना थी जिन्होंने तब तक मेरी भटका की थी, मेरा उपहास उड़ाया। परंतु मैं जानता था कि मैं सुखी नहीं हूं। सम्मान बहुत मिला, अधिकार बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां पूरे देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं। एक राज्य अधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न। मुझे बार बार यह अनुभव होता कि मेरे प्रभुता और संपन्नता के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश कर लिया, और जिस विशाल क्षेत्र में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हट गया। जब जब मेरी आंखें उस क्षितिज रेखा तक पहुंची तो यह अनुभूति मुझे सालती की विशाल संकीर्तन, परंतु मैं फिर भी अपने को विश्वास दिलाता रहता कि एक ना एक दिन परिस्थितियों पर काबू पा लूंगा, स्वयं को समान रूप से दोनों भागों में बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों द्वारा बनता गया, चालित होता गया, और एक दिन देखा कि मैं टूट गया। मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसका उस विशाल से कुछ संबंध था। कश्मीर जाते हुए मैं यहां से होकर नहीं जाना चाहता। मुझे लगता था यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं, उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले, फिर भी लोग का संवरण नहीं। परंतु उस दिन आकर मैं यहाँ पर सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा, उन सभी लोगों से वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। मैं तब तुमसे मिलने नहीं आया क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे अस्थिर आंखें मेरे अस्थिर मन को और भी अस्थिर कर देंगी। मैं इससे बचना चाहता था, जानता था दूसरे तुमसे क्या कहेंगे, तुम्हारी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, परंतु जानता था तुम्हारे मन में वैसा कोई ख्याल नहीं। इसलिए मैं ये आशा लिए हुए यहाँ से चला गया। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुमसे अपने मन का द्वंद कह सकूं, परंतु ये नहीं सोचा कि द्वंद से एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। इसलिए आज यहाँ आकर के व्यर्थता का बोल। लोग कहते हैं मैंने उस वातावरण तो बहुत कुछ लिखा, परंतु मैं कहता हूँ मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है यही के जीवन का संचय। कुमार संभव की पृष्ठभूमि है हिमालय, और तपस्विनी उमा तुम। मेघदूत में यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा, और विरह विमर्दित में यक्ष की। रघुवंश में हज का विलाप मेरा विलाप है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम मेरे सामने। चाहता था तुम ये सब पढ़ पाते, परंतु सूत्र कुछ
जिस रूप में टूटा। वो सूख कभी नहीं टूटा। मेघदूत की प्रतिलिपि? तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपियां कैसे पहुंच गई? मेरे पास तुम्हारी सारी रचनाएं हैं। परंतु ये तुमने कैसे प्राप्त की? उज्जैनी से जो व्यवसाय आते हैं ना, वो कभी कभी स्मार्ट से भी होके जाते हैं। उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं? मैंने कहकर मंगवाई थी। और इसके लिए धन? वर्ष 2 वर्ष में कभी एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए पर्याप्त समय था। जो भाव मुझे वर्षों से सालते रहे, वे आज और भी बड़े प्रतीत होते हैं मल्लिक। मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए, ताकि यहाँ की वर्षा में भीगता, भीग कर लिखता, वो सब कुछ लिखता जो मैं अभी तक लिख नहीं पाया, जो आषाढ़ के मेघों की तरह मेरे भीतर घूम रहा है, परंतु बरस नहीं पाता क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती। ये तो केवल कोरे पृष्ठ। ये कौन सी रचना है मल्लिका? ये कोरे पृष्ठ मैंने खुद अपने हाथों से बनाए थे। सोचा था तुम आओगे तो मैं भेंट करूंगी, कहूंगी कि इसमें अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। और मेरी ये भेंट ऐसी ही पड़ी रह गई। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते हुए भी लज्जा आ रही है कि ये कभी तुम्हारी रचना थे। नहीं कृष्ण, तुमने विष्णु अपने हाथों से बनाए, किन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं? स्थान स्थान पर वर्षा की बूंदें पड़ी, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं। लगता है तुम्हारी आंखों ने इस पर बहुत कुछ लिखा, और आंखों नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने छिला है, तुम्हारे दांतों ने काटा। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूली और इस घर की सीलन। ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की रचना। इन पर अब नया क्या कुछ लिखा जा सकता है? परंतु अब भी जीवनशील, अब फिर से अच्छे प्रारंभ कर सकते हैं। ये किसके रोने का स्वर है? ये मेरा वर्तमान है। तुम्हारा वर्तमान? ये दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया लोग बहुत ऊंचा मत चढ़ा करो, परंतु भैया लोग क्यों मानने नहीं लगे? पहले आए तो द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो खाई में गिर गए, फिर लौट कर फिर आए तो फिर से द्वार बंद, फिर से लौट कर जाते तो क्या होता? आज का दिन ऐसा ही है कि न जाने नागों को क्या हो गया। कभी अपरिचित आकृति भी परिचित लगती है तो कभी परिचित आकृति भी परिचित नहीं लगती। अब यह आकृति है मेरे सामने खड़ी है और मैं इसे पहचान नहीं पा रहा। व्यक्ति जाना पहचाना लगता है। क्यों बंधु, मुझे जानते हो? आकृति बदल गई है पर व्यक्ति अभी भी वही हो। स्वर भी परिचित और शब्द भी परिचित। तो तुम हो तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें मिलने की लालसा थी। आओ, गले नहीं मिलोगे? मिल जाओ गले। मेरा शरीर मैला है इसलिए या मुझसे घृणा करते हो? परंतु इस समय तुम्हारा और मेरा संबंध नहीं टूट सकता। तुम कहते थे ना कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट हैं।
इन वर्षों में मैंने उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम यहाँ स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? अब तो विलोम इस घर में आयाचित अतिथि नहीं है। अब तो वह कालिदास का आतिथ्य कर सकता है। कहोगे कि कितनी आकस्मिक बात है। उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे और आज भी हम यहीं पर सच मानो तो ये आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी मिलोगे हमारी भेंट यहीं पर होगी। मल्लिका, तुमने कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया? जानती हो कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों से कितना मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक की आंख से कम नहीं। और जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? नहीं जानना चाहते कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र की बात कहाँ तक सही है? क्या बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मिलती है? यहाँ से चले जाओ विलोम। चला जाओ इस घर से या पूरे ग्राम प्रांत से? सुना है शासन बहुत बली होता है। यहाँ से चले जाओ विलोम। चले जाओ क्योंकि आज तुम्हें वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज अपने लगने लगी है। क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत है। जैसे तुम्हारे बिना जीवन का अधिकार ही नहीं, तुम ही तुम हो और कोई नहीं। समय निर्दयी नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। मैं उनके अधिकार से भी तृष्णा होती है। तुम कहते हो ना मैं चले जाऊं, चले जाता हूं। इसलिए नहीं कि तुम मुझे उपदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम इस घर में एक अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, आतिथ्य में कोई कमी न रहे। जो अतिथि एक बार वर्ष में आया हो सोच रहा हूँ कि आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसे ही घाटी में मेघ घिरे थे। असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक हरिण शावक को देखा था, जिसे मैं तुम्हारे पास लाया था। तुमने उसका उपचार किया और सोच रहा हूँ कि बंदरगाहों का विस्तार वही, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है। वातावरण में वैसी ही नमी है, वायु में वैसी ही नमी है। और भी तो कुछ सोच रहे हो? और सोच रहा हूँ कि वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आघात उठता है। परंतु यह कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब ना लिखा गया। तुम कह रही थी कि हम आज से प्रारंभ कर सकते हैं। मैंने कहा था कि मैं आज से आरंभ करना चाहता हूँ। ये निश्चित ही समय की इच्छा के साथ बंद, और देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वो प्रतीक्षा नहीं